हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आप कोई भी टेट एचटेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, ठीक है, या फिर DT+B का PRT लेवल में दे रहे हो, या फिर आप जो है KVS दे रहे हो एग्जाम, हर टीचिंग एग्जाम में रीट हो चाहे कोई भी टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो आपका जहां पर पैडागोजी का पोर्शन आता है वहां पर ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ किसी भी पैडागोजी, सब्जेक्ट पैडागोजी समझनी हो या फिर आपको कोई भी पैडागोजी समझनी हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक NCF 2005। इसके थ्रू हम समझ लेंगे कि जो हमारी पैडागोजी है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किस तरीके से हमें सोचना है, किस तरीके के आंसर्स हमें जो है समझने हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पैडागोजी के उन्हें आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका NCF 2005। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि जो NCF 2005 है उससे पहले NCF आए ही नहीं थे, क्योंकि हमारे अभी तक इंडिया में 4 NCF जो हैं आ चुके हैं। कौन कौन से हैं? NCF 1975, NCF 1988, NCF 2000 एंड NCF 2005। और ये सारे के सारे जो NCF है ये हमारी जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू जो है ये NCF जो है वो डिजाइन किए गए हैं। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी आपको जान लेनी है, वो कब आई थी? वो 1986 में आई थी। तो इनके थ्रू जो है डिजाइन किए गए ये NCF जो है। और ये NCF क्या है, यानी कि नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है वो क्या है हमारा, ये हमें जो है कुछ इस तरीके की चीजें बताता है कि हमें जो है एजुकेशन में किस तरीके के सुधार करने चाहिए, हम जो है एजुकेशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए किस तरीके से जो है हमें जो है एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए, किस तरीके से जो है सजेशन देता है एक तरीके से NCF हमें, ठीक है। और हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसे किस तरीके का होना चाहिए, टेक्स्ट बुक जो है उसे किस तरीके का होना चाहिए, टीचर को चिल्ड्रन के साथ, चाइल्ड के साथ किस तरीके से जो है डील करना चाहिए, उन्हें किस तरीके से समझाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, हर चीज, हर छोटी छोटी चीज जो है ये NCF 2005 से हमें कवर होने वाली है। तो देखिए, NCF 2005 के बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये NCF 2005 आया कैसे है। इसके लिए जो है एक यशपाल कमेटी जो है वो बनाई गई थी, और यशपाल जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है 1993 में जो है वो पब्लिश की थी। यशपाल कमेटी से पहले, जब तक यशपाल कमेटी रिपोर्ट नहीं आई थी, उससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी उसमें क्या क्या चीजें थी मैं आपको बताती हूँ। उसमें सब कुछ जो भी चीजें हैं वो टेक्स्ट बुक जो सेंट्रिक, ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक थी, ठीक है, यानी कि केवल और केवल जो है बुक्स पर फोकस किया जाता था। और जो है हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, यानी कि एक टीचर क्लास में गई है और जाकर जो है बच्चों को बस जाकर एक ब्लैंक स्लेट की तरह जो चाहे वो पढ़ा सकती है, जो चाहे, बुक के अलावा उसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देनी है, और बच्चे जो है उससे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम था हमारा। और बच्चों को अगर कुछ भी चीज सिखानी है, क्योंकि जब तक हमारा जो है हमें नई नई जो फ्रीडम मिली थी, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी चाहती थी कि हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो क्या करे, वो जो है अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़े। तो इसीलिए दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए जो है ये माना चाहता था कि बच्चों को कुछ भी सिखाना है, बच्चों को कुछ भी पढ़ाना है तो बस क्या है, उनकी जो टेक्स्ट बुक हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उन्हें क्या है ऐड करते जाओ, यानी कि उनका बोझ बढ़ाते जाओ। तो इसी का विरोध करने के लिए जो यशपाल कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी की थी 1993 में। यशपाल कमेटी का कहना था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल खराब है, इसमें जो बच्चे हैं बच्चों को केवल एक ब्लैंक स्लेट के तौर पर देखा जाता है, यानी कि बच्चों को जो पढ़ाया वो पढ़ा लिया, और यहाँ पर जो है बच्चे जो होते हैं वो पैसिव चाइल्ड जो हैं, यानी कि पैसिव चाइल्ड का मतलब होता है कि बच्चे जो हैं ना तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ना तो कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे, वही बच्चे अच्छे रहेंगे, ना टीचर से जो है क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, तो पैसिव चाइल्ड माने जाते थे। तो यहाँ पर यशपाल कमेटी में इन सारी चीजों का क्या है विरोध किया गया है, इन सारी चीजों का। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को सही करना है तो हमें क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन करना पड़ेगा, यानी कि शिक्षा जो है बिना बोझ की होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर बिना बोझ का मतलब ये नहीं है कि जो बुक्स वगैरह हैं उन्हें कम कर दो, ऐसा नहीं है। बुक्स वगैरह को कम करने के बाद जो है ऐसा नहीं है कि उनका जो बस्ता है वो भारी हो गया है बच्चों का और वो उसे उठाकर जो स्कूल नहीं जा सकते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही अलग जो यहाँ पर निकल के आया था।
यहाँ पर जो है यशपाल कमेटी जो रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि जो भी ये सारी चीजें हम सोच रहे हैं, यानी कि हम जो है बच्चे को एक्टिव चाइल्ड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे से पैसिव चाइल्ड बनेगा। जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है वो बच्चे को क्या बनाना चाहती है, एक्टिव चाइल्ड बनाना चाहती है, यानी कि बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, यानी कि कोई भी चीज उसे पढ़ाई जाती है उसकी लर्निंग प्रोसेस ही क्यों ना हो, हर चीज में बच्चा एक्टिव होना चाहिए। और उसके लिए बच्चे को क्या होना चाहिए, बच्चे को कुछ नहीं करना है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो है सीधे सीधे यही बताती है कि बच्चे को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, चेंज करना है किसी को अपने अंदर, तो वो होंगे हमारे जो टीचर्स होंगे, उन्हें जो चेंज करना पड़ेगा, अपने जो भी पढ़ाने का तरीका है, अपनी पैडागोजी में चेंज करना पड़ेगा, उन्हें जो है नई नई एक्टिविटीज वगैरह निकाल के लानी पड़ेगी बच्चे के लिए। अगर बच्चा जो है बहुत देरी से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत देरी से समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि उन बच्चों को हमें जो है जो बिल्कुल इग्नोर करना है, नहीं, हमें जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं जल्दी, तो उनके लिए हमें कुछ हमें अपनी ही जो भी पढ़ाने का तरीका है उसमें चेंज करना पड़ेगा। बच्चा चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हमें जो है बच्चे के लिए चेंज होना पड़ेगा, स्कूल को चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पर जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है वो यही बताती है, स्कूल को चेंज होना पड़ेगा, यानी कि स्कूल को, अब देखिए जैसे कि हमारे जो स्कूल है उसमें जो है ये इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे। अब ये क्या होती है, इसका मतलब है कि जो जैसे भी बच्चे हैं, अगर किसी के अंदर कुछ भी कमी है तो बच्चों को क्या करना है, ऐसा नहीं है उनके लिए अलग स्कूल खोले जाए, नहीं, डिसेबिलिटी है तो उन बच्चों को भी क्या है उसी स्कूल में पढ़ाना है और बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना है। और उसके लिए स्कूल को चेंज होना पड़ेगा। उसके लिए स्कूल को जो है, जैसे कि जो सीढ़ियां जो होती हैं, अगर बच्चे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाते हैं तो उनके लिए जो रैम्प्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो स्कूल को चेंज होना पड़ेगा। टीचर अपने बिहेवियर में चेंज करेगी, अपने सिखाने के तरीके में चेंज करेगी। और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव चाइल्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी चीजों को हमें लिंक करना है, कनेक्ट करना है उसकी आउटसाइड की लाइफ से, आउटसाइड लाइफ से हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यही चीज यहाँ पर जो है यशपाल कमेटी रिपोर्ट में सारी चीजों के बारे में बताया गया। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमें जो है बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट, अब बच्चा जो है अपने घर से जो है स्कूल आता है, प्राइमरी लेवल की बात करते हैं हम, यहाँ पर बच्चा जो है अपने घर से स्कूल में आता है, तो यानी कि बच्चे के पास अभी एक्सपीरियंस क्या है, उसके घर का है, उसके घर परिवार का है। तो अगर हमें कुछ भी उसे पढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो लाइफ होती है बच्चे की, उससे चीजों को उठाना है और फिर हमें धीरे धीरे टॉपिक पे जाना है अपने। यानी कि हमें जो है टेक्स्ट बुक जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उसे इग्नोर करना है, उसमें जो चीजें वो इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर यशपाल कमेटी का मानना ये है कि हमें जो है अपनी टेक्स्ट बुक जो है उस पर उसका बर्डन नहीं बढ़ाना है बच्चे को सिखाने के लिए, बल्कि हमें उसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है उनको क्या करना है, बच्चे के क्लास में लेकर आना है। यानी कि बच्चों को क्या करना है, उसके एक्सपीरियंस से समझाना है, एक्टिविटीज करवाकर समझाना है। इनके बारे में और डिटेल डिस्कशन जो है हम आने वाली अभी हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी हम यहाँ पर ये समझ में आ गया कि लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब यहाँ पर यशपाल कमेटी का क्या था। अब 1993 की जो ये रिपोर्ट है, इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद जो है आप देखेंगे एनसीएफ 2000 भी आता है, ठीक है। और इस एनसीएफ 2000 में जो है यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे जो है गलत मतलब ले लिया गया और जो है बच्चों के जो टेक्स्ट बुक वगैरह हैं उनमें बहुत सारी जो है चीजें इन्वॉल्व कर दी गई, ठीक है। तो ये जो चीज की गई थी, इसकी वजह से जो एनसीएफ 2000 है उसे जो है उसमें सुधार की जरूरत पड़ी है और इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी जो है इसके बाद ही हमारा एनसीएफ 2005 आता है। इसमें जो है यहाँ पे मैंने इतना डिटेल में जो है यशपाल कमेटी के बारे में क्यों बताया, क्योंकि इसी पर बेस हमारा जो एनसीएफ 2005 है जिसमें यही सारी जो चीजें हैं वो इन्वॉल्व की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए इस यशपाल कमेटी जो रिपोर्ट है, इसके बाद जो है नेशनल फोकस जो ग्रुप हैं वो बनाए गए थे, 21 जो ग्रुप हैं वो बनाए गए थे, जो कि इनको क्या करना था, यानी कि 21 ग्रुप यानी कि अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको लेकर, उन विषयों को लेकर जो है इन्हें जो है तैयार करना था कि किस तरीके से जो है क्या करिकुलर होना चाहिए, हर चीज तैयार करनी थी। तो ये 21 जो नेशनल फोकस ग्रुप है, इन्हीं का जो एक समराइज करके या फिर ये कहे हम एक समरी के तौर पर जो है एनसीएफ 2005 है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब देखिए जो एनसीएफ 2005 है वो 7 सितंबर 2005 में जो है पब्लिश हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
अब हम देखेंगे जो ये एनसीएफ 2005 है, इसके थ्रू जो है 5 गाइडिंग जो प्रिंसिपल है वो दिए गए हैं। अब देखिए जो एनसीएफ है उसमें जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी आधी से ज्यादा जो पैडागोजी है वो सोल्व होने वाली है। किस तरीके से अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है ये मुख्य सिद्धांत भी कहलाते हैं। जो एनसीएफ का मुख्य जो सिद्धांत है वो है, यानी कि एनसीएफ किन चीजों पर बेस है। तो देखिए ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हो सकता है आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्हें कुछ पता होंगे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हो सकता है कि कुछ ऐसे होंगे जिनको सारे पता होंगे, तो फिर भी आपकी रिवीजन होने वाली है। तो देखिए गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला प्रिंसिपल इसमें यही है, कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड लाइफ। यानी कि हमें क्या करना है, हमें जो बच्चे हैं, हमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें जो है लिंक बनाना है। यानी कि बच्चों में जो है एजुकेशन जो पॉलिसीज वगैरह हैं हमें कुछ इस तरीके से बनानी है। हमें जो अपने पढ़ाने का तरीका है, टीचर्स को पढ़ाने का तरीका है, उन्हें इस तरीके का बनाना है कि जो भी नॉलेज बच्चा ले रहा है उसे क्या करना है, उसकी लाइफ से जो है जोड़ना है। यानी क्लासरूम को क्या करना है, उसकी लाइफ से जोड़ना है। अब क्लासरूम को उसकी लाइफ से जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके घर पे जाकर उसे पढ़ाएंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि बच्चा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है स्कूल में, तो उस एक्सपीरियंस का यूज करना है, फिर हमें जो है अपने टॉपिक को कवर करना है। यानी कि हम सीधे ये नहीं बोलेंगे, मान लीजिए हमें जो है इलेक्शन जो सिस्टम है उसके बारे में बच्चों को बताना है, उसे पढ़ाना है, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो पहले जो बच्चे जो टीचर्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, आते थे और आकर सीधे 2 डेज टॉपिक इज ये, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। पर ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, हमें बच्चे को सोचने पर विवश करना है। हमें बच्चे को क्वेश्चनिंग जो है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बच्चा कर सके ऐसा करना है। यानी कि बच्चे को एक्टिव चाइल्ड जो है बनाना है। बच्चा जो है एक्टिव होना चाहिए क्लासरूम में, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा चुपचाप बैठा है तो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, नहीं। बच्चे को हमें एक्टिव बनाना है, पैसिव पर कभी भी ध्यान नहीं देना है। बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज, ऐसा हमें करना है। यानी कि बच्चा खुद निर्माण करे अपनी नॉलेज का, हमें ऐसा करना है। हमें ये नहीं करना कि अगर मान लीजिए पहले जो टीचर्स होते थे वो क्या करते थे कि बच्चा जो है कुछ क्वेश्चन लेकर आया है मैम के पास, और मैम क्या कहती है, जिसके पास भी टीचर के पास लेकर आया क्वेश्चन, टीचर क्या कहता है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, बुक से बाहर नहीं जाना है। या फिर कोई भी बच्चा कुछ क्वेश्चन कर देता था तो टीचर क्या कहते थे कि बुक से बाहर नहीं जाना है। आप में से भी कुछ ऐसे रहे होंगे जिनको ये सुनने को मिला है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। हमें जो है एज अ टीचर हमें जो है बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करे, जिसकी वजह से बच्चा जो अपने सारे डाउट्स क्लियर करे और उसे ऐसा ना लगे कि जो शिक्षा है वो एक बोझ है। बच्चा खुद इन्वॉल्व हो। जब हम किसी चीज में खुद इन्वॉल्व होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर हम जो है हमें इलेक्शन जो सिस्टम है उसके बारे में बच्चे को समझाना है, हमारा ये एक टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लास में जाएंगे और हमें जाकर जो है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बच्चे को सीधे जाकर जो है ये पूछे क्या बच्चों तुमने इलेक्शन वगैरह के बारे में देखा, ठीक है। हमें क्या है, हमें कुछ ऐसा स्टार्ट करना है कि बच्चा जो है उसके बारे में आंसर दे, फिर उसके बारे में क्वेश्चनिंग करे, ठीक है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या तुमने जो है इलेक्शंस वगैरह देखे हैं। अब बच्चे कहेंगे नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रही हूँ, अगर मान लीजिए 6th को भी पढ़ा रहे हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो फिर बच्चे कहेंगे नहीं, और कुछ बच्चे कहेंगे हाँ। अब कुछ हाँ कह रहे हैं तो उसी चीज को पकड़ना है, फिर हमें उनसे पूछना है कि कैसे देखा आपने, क्या आपने अपने आसपास में किसी को वोट डालते हुए देखा है कि हम वोट डालने जा रहे हैं। बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं पुट आउट करने हैं बच्चे के सामने कि बच्चा जो है उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहे, इंटरेस्ट लेकर समझना चाहे। अब कुछ बच्चे जो नहीं कह रहे हैं, अब जो है इसी चीज को लेकर कहेंगे टीचर, जैसे एज अ टीचर हम क्या कहेंगे कि चलो ठीक है, हम जो है हम क्या करते हैं, हम एक प्ले करते हैं। यानी कि बच्चे को खेल खेल में सिखाना है हमें। हम एक प्ले करते हैं और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वोट करवाएंगे अपनी क्लास में, ठीक है। तो इससे जो है हमें पता चलेगा कि जो इलेक्शन है वो क्या होते हैं। तो वोट करवाएंगे, यानी कि हम जो मॉनिटर यानी कि मॉनिटर डिसाइड करना है क्लास का, उसके लिए वोट भी करवा सकते हो। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करनी है हमें क्लास में। हमें अलग अलग लेसन प्लान करके आना पड़ेगा। हमें जो है टीचर एज अ टीचर हमें जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर बन गए हो तो जो मर्जी चाहे वो करो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है, लिंक करना है बच्चे की जो लाइफ है उसे, जो उसका एक्सपीरियंस लेकर आया बच्चा, उस चीज को लिंक करना है क्लासरूम से।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोट मेमोराइजेशन। इसे तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे समझ लीजिए। अगर आपके में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चा जो है रटंत प्रणाली जो है उसे जो है इंपॉर्टेंस दें, यानी कि बच्चा जो अच्छे से सीख नहीं पा रहा है, तो टीचर कहती है कि तुम्हें इस चीज को 10 बार ही लिख कर देखो। टीचर है उसे जो है ये एनसीएफ को फॉलो करना है अपनी लाइफ में भी, अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते टाइम। तो हमें जो है रोट मेमोराइजेशन नहीं करवाना है, बच्चे को रटाना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमारा खराब है, और उसमें भी ध्यान देने के लिए एनसीएफ हमें कहता है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हमें रोट मेमोराइजेशन नहीं करवाना है, यानी कि रटंत प्रणाली बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है, बच्चे से रटवाना नहीं है। ठीक है, वो एक तोता नहीं है कि वो कुछ भी चीज रट ले और फिर वो याद रखे, नहीं। बच्चे को हमें कुछ ऐसा सिखाना है कि वो लाइफ टाइम तक उसे याद रखे। हमें शॉर्ट मेमोरी नहीं देनी है उसे, शॉर्ट मेमोरी ही होती है रोट मेमोराइजेशन, यानी कि हमें जो है कुछ समय के लिए ही उसे जो है चीजें नहीं सिखानी है, हमें लाइफ टाइम के लिए उसे सिखाना है। तो रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए बिहाइंड टेक्स्ट बुक, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि हमें टेक्स्ट बुक के अलावा भी टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर बच्चे को क्या है कुछ सिखाना है। यानी कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में कहा था, एक्सपीरियंस जो है उसके यूज करने हैं, और टेक्स्ट बुक जो है उस पर ज्यादा फोकस हमें नहीं करना है। हाँ, टेक्स्ट बुक में जो हमें टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक हमें यूज करने हैं, बट टेक्स्ट बुक के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ करंट की जो इंफॉर्मेशन वगैरह है उन्हें जो कलेक्ट करके लेकर आ सकते हैं क्लास में, और उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। बच्चों को कुछ अलग जानने को मिलेगा। ऐसा नहीं जो बुक में लिखा हुआ है बस उसी को रीड किया, उसी को समझाया और उसी को करवा के चलते बने, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। हमें जो है टेक्स्ट बुक जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या देनी है, हमें बच्चे के जो लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह है उनको इंपॉर्टेंस देनी है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर हमें बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो करना है। हमें बच्चे का आपको ध्यान देना है ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि डेवलपमेंट जो फिजिकल तौर पर भी होता है, उसके डोमेन अलग अलग है। फिजिकल तौर पर भी होता है जो डोमेन फिजिकल है, ठीक है। फिर हमारा कॉग्निटिव वगैरह होता है, फिर जो सोशल इमोशनल जो डेवलपमेंट है, यानी कि ये तीनों के तीनों साथ में चलते हैं। और हमें क्या करना है, स्कूल में केवल ऐसा नहीं है कि हमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही करना है, तो हमें जो है बच्चे का हर डोमेन जो है डेवलपमेंट का उसका विकास करना है, तभी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और हमें ऐसा ही करना है। जैसे कि पहले के टाइम पर होता था कि बस पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था, खेलना कूदना कुछ भी नहीं, बस पढ़ाई पर फोकस किया जाता था। अब जो है एनसीएफ ये कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फिजिकल तौर पर भी बच्चे को बढ़ावा देना है, कॉग्निटिव तौर पर भी, और सोशली भी जो है बच्चे को अच्छा करना है, उसका विकास करना है, इमोशनली भी। तो हमें जो है हर डोमेन पर जो है बच्चे का विकास करना है, और हमें हर बच्चे को इन्वॉल्व करना है हर एक्टिविटी में, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के अंदर डिसेबिलिटी है और उस एक्टिविटी को वो नहीं कर पाएगा, तो हमें उसे दूसरी एक्टिविटी दे देनी चाहिए, पर हमें उसे भी इन्वॉल्व करना है, उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है एनसीएफ अपनी 5 गाइडिंग प्रिंसिपल के अंदर। अब देखिए एक हमारा इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे मैंने आपको रोट मेमोराइजेशन पढ़ाते टाइम मैंने आपको कहा था कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बड़ा खराब है, उसमें जो है रटी रटाई चीजें ही लिखने के लिए आती है, तो इसीलिए जो है ध्यान उसी पे दिया जाता था। पर जो एनसीएफ 2005 है वो हमें कहता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एग्जामिनेशन जो है उसे मोर फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो है एग्जामिनेशन जो है एग्जाम जो है कुछ ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो है बच्चा जो है केवल रटंत प्रणाली पर ध्यान ना दे। जैसे कि आप सभी भी देख रहे होंगे फिलहाल में जो एग्जाम वगैरह होते हैं बच्चे के, तो उसमें जो है बच्चे के जो बुक के जो क्वेश्चंस है वो ना पूछकर जो थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारे चेंजेस जो है इसी वजह से हुए हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसके लिए बच्चे को जो है वो खुद सोचे विचारे, ऐसा नहीं है जो उसने रटा है बस वही लिखे। रटंत प्रणाली तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें जो है बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है कि एग्जाम में वो क्या कर सके, अच्छे से जो चीजें वो कर सके, ठीक है। तो थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सके, तो ऐसे एग्जाम जो डिजाइन करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए
हमें केवल एग्जाम पर ध्यान नहीं देना, एग्जाम पर फोकस नहीं करना। यानी कि जैसे पहले किया जाता था कि जो एग्जाम है, इतने मार्क्स इस बच्चे के आए हैं, इतने मार्क्स इस बच्चे के आए हैं, जिसके कम है उसे बहुत ज्यादा सुनाया जाता है, बहुत ज्यादा कुछ कुछ कहा जाता है, और जिसके ज्यादा अच्छे आए हैं उसे जो है बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, उसका IQ लेवल बहुत ज्यादा माना जाता है। तो ये चीज नहीं करनी है हमें जो है हमें कुछ ऐसा जो है एग्जाम सिस्टम अपना रखना है जिसकी वजह से ये चीजें जो है बंद हो सके। जैसे कि अभी फिलहाल में CCE आया है, ये क्या है, इसके थ्रू जो है हमें FA जो है वो करवाए जाते हैं स्कूल्स में। यानी कि हमें जो है केवल एग्जाम के जो मार्क्स है वही नहीं दिए जाते बच्चे को, बच्चे का जो हम एग्जाम के अलावा जो भी वगैरह करता है, जो भी एक्टिविटीज वगैरह करता है बच्चा, उन चीजों को भी हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। बच्चा क्लास में कैसा है, हर जो हमारा ये डेवलपमेंट है उसमें जो इसका फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके का है, बच्चा एक्टिव है या नहीं है, बच्चा जो है इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है एक्टिविटीज में, हमें पूरा फोकस करना है कि बच्चे को इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज में। और एक्टिविटीज वगैरह करवा कर उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को हम सुधार सकते हैं। तो एक्टिविटीज वगैरह करवाकर हम जो है बच्चे का जो डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, और CCE में यही होता है। तो ये जो चीज है वो भी हमें करना है, ठीक है। तो हमें जो है जो फ्लेक्सिबल कैसे होगा हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, हमें पेन पेपर जो एग्जाम है उस पर फोकस नहीं करना है इतना, हमें जो है बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना है, हमें कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसे फॉलो करना है, यानी कंस्ट्रक्ट कर सके नॉलेज बच्चा अपनी, ऐसा करना है हमें। और इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं करना, जैसे हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो हमें ये नहीं करना कि मैथ्स और जो सोशल साइंस है वो तो बिल्कुल अलग अलग है, हमें ऐसा नहीं करना। हमें जो इनके बीच की जो ये दूरी है उसे हटाना है और इन दोनों को कनेक्ट करके भी पढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से हमें ऐसा करना है। जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हो तो हम जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें जो वोटिंग होती है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमें जो है बच्चे का जो है हमें इन्वॉल्व करना है, और हमें उन्हें ये नहीं बताना कि ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं करना है, हमें मिक्स करके चीजों को पढ़ाना है। इसके साथ साथ हमें जो है प्रमोट करना पड़ेगा उसकी जो सोशल स्किल्स है, यानी बच्चों के अंदर हमें जो सोशल स्किल्स लानी है, लाइफ स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन्हें बढ़ाना है हमें। यानी कि हम जो है अभी अभी आजाद हुए थे, तो हम जो हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन वो यही चाहता है कि बच्चा जो अपनी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उन्हें समझे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं उन्हें समझे, लोकतांत्रिक जो देश है उसे समझे। तो ये वैल्यूज जो है बच्चे के अंदर भी विकसित करने। इन वैल्यूज का मतलब है कि बच्चे के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए बच्चे के अंदर, और सोशल स्किल्स वगैरह भी होनी चाहिए, लाइफ स्किल्स वगैरह भी होनी चाहिए बच्चे के अंदर। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो हमने कवर किए हैं, और NCF का ये पार्ट 1 था, और पार्ट जो और भी आगे आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो NCF है काफी बड़ा है और उसे समझेंगे हम बड़ी अच्छी तरीके से। एक भी जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से नहीं रहने वाला है, पूरी गारंटी है आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। एक छोटी सी कमेंट कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन है मुझे मिलेगा, और आप सभी जो है आप सभी के बारे में जानकारी मिलेगी कि मेरे पास कौन कौन पढ़ता है। तो आप जो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी जो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।